7 जो है वो देखो 0 से 7 तक नहीं बोल रहा मैं, मतलब 7 से कम, क्योंकि जब 7 होता है ना तो उदासीन होता, उदासीन यानी कि न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। और अगर 7 से 14 के बीच में हुआ, यहाँ पर 14 काउंट होगा, जैसे यहाँ पे 0 काउंट हो रहा है, ठीक है, तो इस वक्त पे ये हो जाता है क्षारीय। तो ये बेसिक है, ये तुम्हारा न्यूट्रल है। ये ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा प्री बोर्ड में भी पूछा गया था। और ये कैसा है, एसिड। साथ ही साथ आप लोगों को 2-3 चीजें और याद रखनी है, ठीक है सर। जैसे सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है कि H+ आयन जो होते हैं, वो H+ आयन होते हैं, वो इसमें ज्यादा होते हैं। जितने भी तुम्हारे एसिड्स होते हैं उनमें H+ आयन की मात्रा ज्यादा होती है। तो जिसका आपका pH एकदम 7 होगा, उसमें H+ आयन और OH- आयन जो है वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और इनमें 0 से 7 के बीच में जो होगा वो H+ आयन ज्यादा होंगे, OH- कम होंगे। जब बेसिक हो जाएगा उसमें OH ज्यादा हो जाएंगे और H+ कम हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है चीज को। इसका मतलब ये हुआ कि H+ और OH- आपके होंगे ही, लेकिन वो कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज्यादा होगी। आप लोगों को मैंने बताया था एक क्वेश्चन कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल, प्रबल और दुर्बल, और दुर्बल अम्ल में क्या अंतर है। देखो आप लोगों को मैंने बताया था, कुछ लोग ये लिख देते हैं कि भाई उसमें अम्ल ज्यादा होता है, उसमें कम। ये नहीं लिखना आपको लिखना है जो प्रबल अम्ल होता है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसमें H+ आयन ज्यादा डिसोशिएट होते हैं, टूटते ज्यादा H+ आयन बनते हैं। H+ आयन से ही तो पता लगता है ना किसी चीज का कि ये अम्ल है या नहीं है करके। और जिसमें तुम्हारा H+ आयन जो है कम टूटेंगे, वो होते हैं तुम्हारे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल को ज्यादातर तुम खा भी सकते हो, जैसे कि तुम्हारा ये लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड को ऐसे ही हम कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन उसको बहुत डाइल्यूट करके, बहुत पानी में घोल के उसको विनेगर यानी कि सिरके की तरह हम यूज कर सकते हैं। दोनों को एक ही कहते हैं। ये टमाटर में भी टार्ट्रिक तुम्हारा होता है ना, ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटर में, उसमें होता है इमली में, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड होता है, ये हल्का होता है, ये इसमें कम H+ आयन बनते हैं। इसका इस्तेमाल और कहाँ करते हैं हम? टार्ट्रिक अम्ल का कोई पता है? बेकिंग सोडा में जब हम टार्ट्रिक अम्ल को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? होने का सोडा, बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये बहुत बेसिक चीज है, एक दूसरे से कनेक्टेड है सब कुछ। यहाँ पर ये देखो दूसरा क्वेश्चन ही ये पूछा हुआ है कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। यहाँ पर वीक बेस है यानी कि क्षार की बात कर रहे हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार। अब जब आप लोगों ने पढ़ के गए कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार वाला, दुर्बल अम्ल वाला पढ़ के गए और क्षार के ऊपर आ गए क्वेश्चन, तो तुम लोग वहां पे भी H+ लिखा है, नहीं वहां पर OH-, ठीक है, OH-। अगर आपका एक प्रबल क्षार है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है तो वहां पर ज्यादा OH- पर वो टूटेगा। लेकिन अगर एक दुर्बल क्षार है, वीक बेस है, तो उसमें कम OH- टूटेगा, ठीक है। ये याद रखिए आपको। साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल भी याद रखना है क्योंकि ये तुमसे पूछे। एसिड रेन के बारे में किस किस को पता है? कौन सी ट्रेन? एसिड रेन यानी कि सर मुझे पता है, सर मुझे पता है। अम्लीय वर्षा जो है उसके बारे में बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। बिन मौसम की बारिश, पागल, पहली बारिश। बेमौसम की बारिश को अम्लीय वर्षा नहीं कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पहली, दूसरी या तीसरी ऐसी बारिशें होती है ना स्टार्टिंग, तो आपका देखो ये गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल डलता है ना, इसमें कुछ मात्रा में आपका सल्फर और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इन पेट्रोल वगैरह को जलाते हो तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा
और नाइट्रोजन का भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। नाइट्रोजन डाई भी बन सकता है और ट्राई भी बन सकता है। ठीक है, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2। तो जैसे ही ये गैस उड़कर ऊपर आसमान में जाती है, ठीक है, और ये पानी के साथ जब मिलती है, क्योंकि ऊपर बादलों में पानी तो है, पानी के साथ जैसे ही मिलती है SO2 गैस, जैसे ही पानी के साथ मिली तो ये बना देता है H2SO4 जो कि है सल्फ्यूरिक अम्ल। और ऐसे ही NO3 जो है ये भी पानी में घुलकर HNO3 बना देता है। क्या बना देता है? HNO3। और ये भी क्या है? दोनों में दोनों क्या है? अम्ल है। अब यही तुम्हारा नीचे की तरफ पहली दूसरी बारिश में गिरता है तो आपको क्या मिलेगा? अम्लीय वर्षा, यानी कि ऐसा पानी होगा जो कि अम्लीय है। सर इसमें नहाना नहीं चाहिए ना? इसमें नहाना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसकी वजह से देखो आपका जो मार्बल होता है ना, मार्बल, ठीक है, मार्बल जो व्हाइट कलर का मार्बल पत्थर जो होता है, ये आपका इन अम्ल से अभिक्रिया कर जाता है और इसलिए आपका जो ताजमहल है ना वो पीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि वो मार्बल का बना हुआ है। वो इन अम्लों के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है? उसको पीला कर दे रहा है। आपने ये भी देखा होगा, जैसे तुम्हारा मार्बल वाला फ्लोर होता है उसमें नींबू वगैरह गिर जाता है तो वहाँ पे अजीब वाइट हाँ। तो बस यही है कि वहाँ पर मार्बल जो है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? एसिड के साथ। एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी जो अम्लीय वर्षा है, बहुत अच्छी अम्लीय जो वर्षा है इसका pH 5.6 होता है, ऐसा दक्ष ने बताया है। तो ये प्रकृति कैसी होगी इसकी? ये टेस्ट में कैसा होगा? खट्टा। अब भाई ने एक शब्द यहाँ पर बोला हुआ है कि आसुत जल। आपका ये प्रश्न पूछा जाता है कि आसुत जल मतलब होता है डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें किसी भी प्रकार के आयंस नहीं होते। आप अगर किसी चीज में से विद्युत धारा को बहाना चाहते हो, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए उसमें आयंस। क्या चाहिए उसमें? आयंस। ठीक है, आयन होंगे तो विद्युत धारा बहेगी, नहीं तो नहीं बहेगी। अब जो आसुत जल होता है डिस्टिल्ड वाटर, उसमें तो हमारे आयंस होते ही नहीं है, एक भी आयन नहीं होता उसमें, तो इसलिए वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा उसमें से बहती नहीं है। इस चीज का सभी ख्याल रखिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिस्टिल्ड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो करती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एसिड रेन की वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, उनको रहने में मुश्किलात क्यों होती है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा शरीर या जीव जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर pH के अंदर ही रह पाते हैं। ठीक है, वो कितने से कितना है? देखो, आपके जो कुछ जीव होते हैं, हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो ज़्यादा एसिडिक यानी कि ज़्यादा अम्लीय पानी में नहीं रह सकते, लेकिन जैसे ही ना क्षारीय में रह सकते ना अम्लीय में रह सकते हैं। इसकी एक रेंज होती है, ठीक है, उस रेंज के अंदर ही ये रह सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा ये कम हुआ तो फिर क्या हो सकता है? तो ये मर जाएंगे। इसलिए जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसकी वजह से पानी जो है वो थोड़ा सा अम्लीय हो जाता है और जीवों को रहने में, कौन से जीव? पानी में रहने वाले जीवों को बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो मैं ये बताता हूँ, हाँ, हमारा शरीर, हमारा खुद का शरीर जो है वो 7 से 7.8 pH के बीच ही कार्य करता है। ठीक है, और ज़्यादातर ऐसे ही जो जीव होते हैं ना, जीवों में भी कुछ ऐसा ही होता है जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, तो इसलिए अम्लीय वर्षा उनके लिए बहुत खराब चीज है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे। Why is respiratory pigment needed in multicellular organism with large body size? ठीक है, बड़े साइज के शरीर वाले बहुकोशिकीय जीवों को श्वसन वर्णक की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहले तो ये बताओ, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं श्वसन वर्णक। अब ये शब्द ही तुम्हारा इतना खतरनाक सा है इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, तो अब तुम लोगों को जैसे ही ये आएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, क्योंकि तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं। ठीक है, श्वसन वर्णक यानी कि होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हमारे शरीर में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है बताओ जरा? हाँ, हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा
श्वसन वर्णक है या रेस्पिरेटरी। अब कुछ जैसे ये गर्ल्स होती हैं या फीमेल्स जनरली जो होती हैं उनमें होते हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसके दौरान उनमें बहुत ही ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है, तो उससे उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया, ठीक है, तो उसमें उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी जैसे लड़कियां जो होती हैं वो उनमें डिजीनेस यानी कि ऐसे चक्रा की गिर जाती है क्योंकि ऑक्सीजन उनके दिमाग तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। इस वक्त फिर उनको वही आयरन की टैबलेट्स जो कि तुम्हें स्कूल में भी दी जाती है वो ठीक है देनी पड़ती है। तो ये आप आगे भी मैसेज जो है अपने बहनों को मदर को कन्वे कर सकते हैं कि उनको एक ये आयरन रिच जो है वो क्या लेनी चाहिए, डाइट लेनी चाहिए आयरन रिच, जैसे कि पालक वगैरह में बहुत होता है, एक मतलब बीट रूट में भी बहुत होता है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन का कार्य इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक, और हीमोग्लोबिन जो है इसका कार्य ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना है। और इसी की वजह से क्योंकि ये लाल रंग का होता है, इसकी वजह से लाल रक्त कोशिकाएं लाल होती हैं। ठीक है, और नहीं, लाल रक्त कोशिकाएं इसी की वजह से लाल होती है और उसकी वजह से ओवरऑल हमारा ब्लड जो होता है उसका कलर कैसा होता है, लाल ब्लैक होता है, रेड। हाँ, इसका हो सकता है। अब आपके क्योंकि तुम लोग हिंदी वाले हो, हिंदी मीडियम वाले, तो आपके बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि आपने पढ़े ही नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए बुक जो है बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ती है और तुम लोग वो करते नहीं हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि कंठ में उपास्थियों के वलय उपस्थित होते हैं। अब ये तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, तुम क्या ही आंसर लिखोगे। ये इंग्लिश में है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। हमारे गले में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज जो होता है एक प्रकार का टिश्यू होता है, ऊतक होता है। ठीक है, हमारे ये जो कान जो है वो भी एक ऊतक का बना हुआ है, तो ये कार्टिलेज का बना हुआ है। तो हमारे ये गले में क्यों होती है? आप देखो जल्दी जल्दी जब सांस लेते हो ना, जैसे तुम भाग रहे हो कुछ कर रहे हो, तो जल्दी जल्दी सांस लोगे तो आपकी जो ये पाइप है ना, श्वास नली, ये ऐसे कोलैप्स कर सकती है, चिपक सकती है, अंदर हवा ही नहीं जाएगी, तो फिर बल्ले मर जाओगे। ठीक है, इसलिए भागना नहीं चाहिए। उसमें कार्टिलेज की रिंग्स लगी होती है। क्या लगी होती है? जो कि उसको कोलैप्स होने या ऐसे सुकड़ क्या बोलते हैं उसको, एक चिपकने से जो है वो रोकती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, ये याद रखना। सर जैसे फ्रूटी के पाइप के वो जब वो बैंड हो रहा होता है तब। हाँ, वो मैंने बताया होगा आपको पहले। यस सर। Lungs always contain a residual volume of air। हिंदी में बोलेंगे इसको, फुफ्फुसों में सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रहता है। देखो आप जब सांस लेते हो और जब सांस छोड़ते हो, हमारे लंग्स में हमेशा ही कुछ ना कुछ हवा रहती ही रहती है। अब बताओ ये क्यों होगा? इसके फुफ्फुस मतलब होता है लंग्स। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का एक बहुत सीधा सा कारण ये है कि हमारे लंग्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें आप एयर जो जाती है उसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, रक्त वाहिकाएं होती हैं जो कि ऑक्सीजन को लेती हैं उस हवा में से। लेकिन जब आप भाग रहे होंगे या फिर बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे होंगे, तो सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, जितनी तुमने सांस ले ली उतनी बाहर कर दी। अब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का, अवशोषित करने का समय मिला ही नहीं, तो तुम्हारी दिमाग तक कहाँ पहुंचेगी? वैसे भी नहीं पहुंचेगी तुम्हारे दिमाग तक ऑक्सीजन, क्योंकि चल नहीं रहा तुम्हारा। तो यहाँ पर ऊपर वाले ने कुछ इस तरीके से हमारे लंग्स को बनाया हुआ है कि जैसे तुम लोग सांस लोगे और जब तुम सांस छोड़ोगे तो हमेशा ही लंग्स में कुछ ना कुछ हवा रह जाएगी, ताकि हमारे शरीर को उस हवा में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का समय जो है मिल सके। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। आपको जो है अगली क्लास में मैं और थोड़ा पढ़ाऊंगा, अगर अगली क्लास में मुझे कहीं जाना ना हुआ तो। ठीक है, बाकी तुम लोग ये सभी क्वेश्चन जो है अपने पेपर में कर लेना। ठीक है, ये तुम लोग